हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शेखर जोशी द्वारा कृत गलता लोहा पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न उत्तर पहला, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अब देखो, किताबों की विद्या से तो आप परिचित हो कि किताबों से विद्या मिलती है। या घन चलाने की विद्या क्या है? घन मिस होता है काम, ठीक है, काम करने का हुनर, ठीक है। घन चलाने की विद्या नहीं, काम करने का हुनर। तो देखो आंसर, एक दिन जब धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाया तब मास्टर तिलोक सिंह ने अपनी जबान का चाबुक। अब देखो, अपनी जबान का चाबुक, यहाँ क्या शब्द है? आपको इन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ समझते चलना है। अपनी जबान का चाबुक होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा यानी जीभ से तीखे व्यंग किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है, ठीक है। अब देखो, चाबुक से अगर किसी को मारा जाता है तो जो उसकी पीड़ा होती है कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। लेकिन जब जबान का चाबुक किसी को मारा जाता है, यानी इस जिह्वा से किसी को तीखे व्यंग कहे जाते हैं, तो जो वो पीड़ा होती है वो सारी ही जिंदगी आपको सहनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या है? उपयोग करते हुए कहा है कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वहाँ विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। ताप यानी विद्या की रोशनी, विद्या का उजाला, विद्या की ज्योत। ऐसा क्यों कहा मास्टर तिलोक सिंह ने? क्योंकि जो धनराम के पिता थे वो लोहार थे, लोहा बनाने का कार्य करते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके दिमाग में तो क्या भरा हुआ है? लोहा। ये तो क्या करेगा? लोहा बनाने का ही काम करेगा, विद्या इसे प्राप्त नहीं हो सकती। आगे देखो, यह बात सच भी थी क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो धनराम के लिए किताबें ला पाते। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो पिता ने उसे धोखनी फूकने। अब देखो इस शब्द को ध्यान से देखो, धोखनी फूकने क्या है? धोखनी फूकने होता है आग को सुलगाने वाला उपकरण, ठीक है, जिससे आग को सुलगाई जाती है, जलाया जाता है, बुझ जाते ना। बीच बीच में देखा होगा आपने, गांव में एक वो लोहे की फूकनी सी होती है ना, ऐसे उसको फूक मारते हैं और वो चूल्हे में आग जल जाती है, तो फूकनी भी कहा जाता है, ठीक है। या सान लगाना। देखो, सान लगाना क्या है? औजारों को तेज करना, उनमें धार लगानी शुरू कर दिया और फिर वह हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा, ठीक है। यानी सिखाने लगा, उस पे उसको जो काम करने का हुनर आ गया। धीरे धीरे वह इस विद्या में भी कुशल हो गया। प्रयुक्त इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? ठीक है, उत्तर देखो, बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते, यानी उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं की जाती, उनका मुकाबला नहीं किया जाता। किससे? नीची जाति वाले लोग ऊंची जाति से किसी प्रकार का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर तिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, आदि बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्योंकि उसके मन में बात बैठ गई थी, ठीक है, कि मोहन ही आगे जा सकता है, मोहन ही पढ़ सकता है। मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन फिर भी वह मोहन के प्रति स्नेह और
आदर का भाव रखता था। उसे लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। जो नीची जाति के लोग हैं, जब अमीर जाति के लोग उन पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वो क्या समझ लेते हैं कि हम तो शोषण, ठीक है, सहने के लिए ही पैदा हुए हैं, और जो अमीर लोग हैं वो शोषण करने के लिए। नेक्स्ट देखो, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? ठीक है, देखो ध्यान से, आश्चर्य यानी हैरानी होती है। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य, सटीक गोलाई यानी सही आकार, कि कैसे वो एक ऊंची जाति का होते हुए भी कैसा कार्य कर रहा है, निम्न जाति का, और किस प्रकार उसमें इतनी कुशलता आई हुई है। धनराम उसकी कार्य कुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा है। वह देखकर क्यों हैरान हो जाता है? क्या देखकर तो हैरान हो जाता है कि वो कैसे लोहे की छड़ को सही आकार देता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो हैरान इसलिए होता है कि मोहन पुरोहित यानी ब्राह्मण परिवार का होते हुए भी कैसे निम्न जाति का कार्य कर रहा है, जिन निम्न जाति के व्यक्ति के साथ बैठा है। धनराम को इस बात का आश्चर्य हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। एक बार क्या होता है कि मोहन धनराम की दुकान पर जाता है, ठीक है, जब वो शहर से गांव वापस आ जाता है तो देखता है कि मोहन देखता है कि धनराम जो लोहे की छड़ होती है उसको सही आकार नहीं दे पा रहा होता, तो वो क्या करता है, उसके हाथ से हथौड़ा ले लेता है और उसको बिल्कुल सही आकार दे देता है। तो धनराम ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे एक ऊंची जाति का लड़का एक निम्न जाति के कार्य में कैसे कुशलता उसने ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इस प्रश्न को। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। यानी वह गांव के परिवेश से निकलकर उसे कैसे शहरी जीवन कैसा होता है ऐसा उसे ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यानी जो पढ़ाई उसकी गांव में छूट गई थी उसे वह कहाँ पूरा कर सकता था? शहर में। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता, क्योंकि अगर यदि वह गांव में ही रहता तो उसे शिक्षा के अभाव को झेलना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया, नहीं बता पाया कि वो जो पढ़ाई है उसकी वंचित रह गई है और वह वहाँ कैसा कर रहा है, नौकर का कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद नहीं था, परंतु यह उसके लिए एक नया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मास्टर तिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों? उत्तर देखो। धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा ना याद कर पाने पर मास्टर तिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन की उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। यानी जैसे चाबुक के द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जाता है, ऐसे ही मास्टर तिलोक सिंह ने अपनी जिह्वा के द्वारा क्या करा है, उस पर व्यंग कसा है। वह पहले बैत का प्रयोग करते थे, बैत यानी डंडा, छड़ी, और इस बार उसे फटकारते हुए जबान की बैत लगा दी। यानी इस बार उन्होंने छड़ी का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग कर दिया है? जबान की बैत का, जबान की छड़ी का। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर
चाबुक से किसी पर प्रहार किया जाता है तो जो उसकी पीड़ा होती है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जिह्वा के द्वारा, ठीक है, व्यंग भरे शब्द कहता है तो वह जो पीड़ा होती है सारी जिंदगी ही व्यक्ति को सहनी पड़ती है। लेखक के कहने का तात्पर्य कि चोट इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट। यह चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। जब आप किसी को कटाक्ष भरे स्वर से कुछ कहते हो तो उसके मस्तिष्क में एक क्या होती है, छाप हो जाती है कि मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकता। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से यह जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना धनराम के बस की बात नहीं है, वह तो केवल लोहे का ही काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हुआ और आगे नहीं पढ़ पाया और पिता के देहांत के बाद जो उसका पुश्तैनी कार्य था लोहा का काम का, उसने वह उसे अपना लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।